आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 की, और जिसका नाम है सर्किल, और हिंदी में हम इसे कह देते हैं वृत्त, सर्किल्स हैं। तो कई साल पहले जब मैं एक बार 10th में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा कि सर, सर्किल और स्फीयर के बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सर्किल एंड ए स्फीयर। अब मैंने उसे एग्जांपल दिए कि भाई स्फीयर जैसे नींबू है वो स्फीयर है, सर्किल जैसे आप जो ड्रॉ करते हो इस पे कंपास की मदद से अपनी कॉपी पे, वो सर्किल है। बोला सर डेफिनेशन बताइए, इससे बाद में जो है ना दोनों की डेफिनेशन में अंतर बताइए। तो चलिए आज वहीं से शुरू करते हैं कि सर्किल की डेफिनेशन क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है। तो सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, सर्किल क्या है, उस बिंदु का बिंदुपथ है। इन ए प्लेन, कहाँ पे है वो बिंदु, एक समतल में, एक तल में है, इन ए प्लेन विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जिसकी एक नियत बिंदु से जो है दूरी क्या है, नियत है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंटर, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी अगर कोई बिंदु इस प्रकार से किसी प्लेन में यानी किसी समतल में इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक किसी बिंदु से जो दूरी है, जैसे ये इसका सेंटर है, हाँ? और ये बिंदु इस तरह से घूम रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, और हम ऐसे ही तो खींचते हैं सर्किल, ये लिया और कंपास से घुमा दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है इससे हमेशा दूरी इसकी बराबर रह रही है। और बिंदु ओ से इस पे घूमने वाले जो भी बिंदु होगा उसकी सबकी दूरी क्या है, बराबर है। ये छोटी क्लास में हमने बात करी थी। अब यहीं से बात, इसमें बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि अगर इस वर्ड प्लेन को हटा दो इस, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। कैसे कि स्फीयर इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इन 3D। अब यहाँ पे बिंदु कहाँ घूम रहा है, पूरे 3D में कहीं भी घूम रहा है, सर स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन 3D विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसकी दूरी उस नियत बिंदु से बराबर है। यानी यहाँ पे ये जो बिंदु घूम रहा है वो कहाँ घूम रहा है, सिर्फ एक प्लेन में घूम रहा है। और अगर हम इसकी इस कंडीशन को हटा दें, प्लेन के बजाय कि वो कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, पश्चिम जाए, पूरब जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, और वो एक 3D फिगर हो जाएगी, जैसे नींबू। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में इसकी डेफिनेशन सर्किल की आ गई होगी कि सर्किल क्या है और स्फीयर क्या है, दोनों का अंतर भी समझ में आ गया होगा। वास्तव में इस चैप्टर का नाम सर्किल्स एंड देयर टेंजेंट्स होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं सर्किल से ज़्यादा टेंजेंट की बात करने जा रहे हैं। और टेंजेंट क्या होती है, अब जरा समझेंगे इसे, कि इसके लिए हम समझेंगे कि भाई एक लाइन और सर्किल, एक लाइन और एक सर्किल अगर एक ही प्लेन में है तो क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो हमने कि लेट ए लाइन पी क्यू सी ओ आर, लेट ए लाइन पी क्यू, कि कोई लाइन पी क्यू है और एक सी ओ आर, एंड सी ओ आर यानी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, लाइज इन ए प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो देयर में भी 3 केसेस, तो ये 3 तरह से जो है 3 स्थितियां, पर 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे कि ये सर्किल बन गया और ये लाइन है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में इनको क्या कहेंगे कि सर्किल एंड लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, दोनों क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, दोनों में कोई बिंदु कॉमन नहीं है, नो पॉइंट इन कॉमन, इन दोनों के बीच में कोई बिंदु कॉमन नहीं है, नो पॉइंट इन कॉमन। एक स्थिति ये बन सकती है सेकंड, कि भाई ये सर्किल है हमारा सी ओ आर, और ये लाइन पी क्यू है, और इस तरह से है कि ये इसको काट गई, तो 2 जगह पे काटेगी, या 2 से ज़्यादा भी काट सकती है, नहीं 2 जगह से ज़्यादा नहीं काट सकती, ठीक जो 2 जगह पे काट गई ये मान लिया। तो एक बिंदु ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया। तो हियर पी क्यू इज सीकेंट, तो यहाँ पे ये जो पी क्यू है इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा, हिंदी में हम इसको कहते हैं छेदक रेखा, टू सी ओ आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे पी क्यू एक सीकेंट है जो सी ओ आर को 2 बिंदु ए और बी पे काट रही है। यानी हिंदी में कहेंगे कि यहाँ पे ये जो वृत्त और रेखा क्या है, छेद, ये जो रेखा है वृत्त की छेदक रेखा है जो 2 बिंदु ए और बी पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कहेंगे भाई कितने पॉइंट इनमें कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें 2 पॉइंट कॉमन है। कौन कौन सा, ए और बी, यानी इस लाइन ऑफ सर्किल में 2 पॉइंट कॉमन है। कौन है वो पॉइंट, एक ए और एक बी। एक तीसरी स्थिति भी संभव है, वो क्या है कि भाई ये लाइन है
और इस लाइन को, ये लाइन काट नहीं रही है, एक बिंदु पे इसको टच कर रही है, यानी इनमें जो कॉमन पॉइंट है सिर्फ एक ही है, ए, उसको हमने नाम दे दिया। तो हियर पी क्यू टचेज सर्किल सी ओ आर, यहाँ पे इसको ए बिंदु पर टच कर रही है, यानी एट पॉइंट ए। और वी कैन से, या हम कह सकते हैं कि लाइन एंड सर्किल हैज वन पॉइंट इन कॉमन, कि लाइन और सर्किल के बीच में सिर्फ एक बिंदु कॉमन है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया जहाँ पे, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। और पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट, और इस पी क्यू रेखा को क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट, पी क्यू को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, टू द सर्किल सी ओ आर, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई तीसरे केस में, कौन, पी क्यू। तो इस तरह से हमने तीन स्थितियों को समझा। अगर ये तीनों स्थिति आपने समझ ली तो फिर जरा इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो जरा कर लेते हैं। अब इसमें एक थ्योरम आ जाती है हमारी, 10.1 नाम दिया है जिसको एनसीईआरटी ने। वो थ्योरम क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कि टेंजेंट किसी बिंदु पर जो टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा होगी, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि ये जो स्पर्श, जैसे एक्स वाई क्या है, ये टेंजेंट है किसकी, सी ओ आर की। सी ओ आर एक्स वाई इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कि ओपी होगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी इसे हिंदी में कहेंगे कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या परस्पर लंब होती हैं। हिंदी में क्या कह देंगे हम इसे, कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, यानी 90 का एंगल बनाती हैं। अब इसी बात को हमने प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, सिंपल, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, क्यू इज ए पॉइंट, हमने क्यू कोई पॉइंट लिया इस पर और उसको एक्स वाई टेंजेंट पर क्यू पॉइंट लिया और उसको ओ से मिला दिया, क्यू को ओ से मिला दिया, ये ब्रोकन लाइन से हमने इसको मिला दिया। अब प्रूफ बिल्कुल ईजी है। अब ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई बिंदु इस सर्किल, ये क्या कहलाती है, वृत्त की सर्कमफरेंस, क्या कहलाती है, सर्कमफरेंस, हिंदी में हम इसे कहते हैं परिधि, जो बाहरी हिस्सा है इसका। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है, अगर कोई पॉइंट इस सर्किल के अंदर लाई करता है, तो उसकी जो, जैसे ये सर्किल है, अब ये सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है, ये इसका सेंटर है ओ, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस होगी ओ से इसकी, ओ ए, ये क्या होगी, इसकी रेडियस से कम होगी। और अगर ये पॉइंट इस सर्किल पे लाई करता है तो ये किसके बराबर होगी, ये इस सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। मान लिया ये बी पॉइंट यहाँ लाई करता है, और अगर मान लिया तीसरा पॉइंट सी इसके बाहर लाई करता है, मान लिया मैंने ए सी पॉइंट यहाँ है, तो ये जो ओ सी होगी, ओ सी इस सर्किल से, इसकी रेडियस से बड़ी होगी, यानी अंदर लाई करता है तो ओ ए लेस देन आर होगा, सर्किल पे लाई करता है ओ बी इक्वल टू आर होगा, और अगर ये बाहर है तो ओ सी बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी आर से। ये बात एक कॉमन सेंस की बात है और आप सभी इसको जानते हैं, क्यों है ये भी समझते ही। इसी बात को हमने लिख दिया, सिंस क्यू इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, यानी क्यू वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग में स्थित होगा कोई भी बिंदु तो ओ क्यू बड़ा होगा किससे, आर से, और ओ क्यू बड़ा हो गया ओपी से, रेडियस से बड़ा हो गया, आर से बड़ा या ओपी से बड़ा। तो दिस विल हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई, यह सभी के लिए सत्य होगा, एक्स वाई पर जितने भी बिंदु हैं सबके लिए सत्य होगा, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट द पॉइंट पी, इस पी पॉइंट को छोड़ करके बाकी सबके लिए सच होगा। तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इस लाइन, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में ओपी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी दूरी हो गई। और हम जानते हैं कि किसी लाइन और किसी बिंदु के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी जो सबसे छोटी दूरी होती है, वो क्या होती है, उसका परपेंडिकुलर होती है, यानी उस पर लंब होती है। इसलिए इसका क्या मतलब हो गया, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम लाइन एक्स वाई, सो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो बहुत सी आसान सी बात है, आसान सी थ्योरम है, लेकिन प्रयोग ये बहुत बार होगी। मूल क्या हो गया इसका थ्योरम का कथन क्या हो गया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो सिंपल सी बात इसे सभी की समझ में आ गई होगी। अब है ये हमारी एक्सरसाइज 10.1। अब एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, यानी किसी सर्किल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो भाई हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं, और सर्कमफेरेंस पर पॉइंट कितने हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, जितने मर्जी पॉइंट बना लो। मान लिया ये सर्किल है, और इस सर्किल पे जितने मर्जी पॉइंट आप जो है ले सकते हो, और हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच सकते हो। तो ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट, यानी किसी भी सर्किल की जो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वह इनफाइनाइट मैनी यानी अनंत बहुत सारी हो सकती हैं। तो सिंपल बात। अब सेकंड कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। तो खाली स्थानों को भर देते हैं, चलिए। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे उसको टच करती है, टच कह लो या उसे इंटरसेक्ट कह दो या कॉमन पॉइंट कह दो, एक ही बात है। तो ये खाली जगह हमने इस तरह से भर देते हैं कि ये टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट, पॉइंट्स नहीं, केवल वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग, यानी जो स्पर्श रेखा है वह वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इज इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट, और अगर वो दो पॉइंट कॉमन है तो वो क्या कहलाएगी, सीकेंट, या हिंदी में इसे कहते हैं छेदक रेखा। तो खाली स्थान में क्या आ गया, छेदक रेखा। तीसरा क्या कह रहा है, ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट ए द मोस्ट, यानी एक जैसे ये सर्किल था, ये टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल एक और हो सकती है, क्योंकि जो ठीक पैरेलल आएगी उसके सिर्फ एक ही आएगी, यानी दो टेंजेंट परस्पर पैरेलल हो सकती हैं, दो से ज़्यादा कोई भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकती। ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब इस सवाल को थोड़ा अंतर के साथ समझ लीजिए कि एट द मोस्ट, ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी जो टेंजेंट है वो दो पैरेलल ही हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके पेयर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, तो पेयर ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट होंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट यानी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, तो पेयर ऑफ पैरेलल क्योंकि हर पॉइंट पे जो एक खींचे हुए टेंजेंट उसके पैरेलल एक होगी, इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी, उसके पैरेलल एक और यहाँ होगी, ये है तीसरे, इसके पैरेलल यहाँ होगी, तो वहां पे फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। दोनों के अंतर को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्किल के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हिंदी में हम उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, पीछे भी बताई थी बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक टेंजेंट है जिसकी जो लेंथ है, ये टेंजेंट एक सर्किल है और ये इसकी टेंजेंट है, और इस टेंजेंट सर्किल का सेंटर ओ है, इस सेंटर से कोई बिंदु क्यू कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर पे है, और अगर इसकी रेडियस 5 है तो इस टेंजेंट पी क्यू की लंबाई निकालनी है। बिल्कुल सिंपल। अभी हमने जो प्रमेय बताई थी कि ये जो रेडियस होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो ओ पी क्यू बन गया, ये क्या बन गया, ओ पी क्यू क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो यहाँ पे पाइथागोरस लग गई। पाइथागोरस क्या कह देती है, वही इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ दी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, लगा दिया हमने। तो ओ पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी इसीलिए का मतलब ओ पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 5 का कितना हो गया, 25, 144 में से 25 घट गया, कितना बच गया, 119 पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 119, पी क्यू आ गया रूट में 119। क्लियर हो गया। अब कई बार ऑप्शन ऐसे सवालों में गलती हो जाती है कि ऑप्शन देख करके हमारे दिमाग में बैठा होता है भाई 5 है 12 है, राइट एंगल ट्रायंगल 5 12 13 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 13 की होगी। 13 की क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये इसके सामने का हाइपोटेन्यूज की लेंथ 12 है, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको 13 दिखाई दे रहा है। तो कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि ऑप्शन देखा भाई एक 5 की होगी, एक 12 की होगी, तो 13 हो गई है, तो बिना डी ऑप्शन को देखे बी पे टिक मारे आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ो, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
सवाल को हमेशा पूरा पढ़ने के बाद तभी हमें उसका आंसर देना चाहिए। इसी तरह से अब है नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज 10.2 के लिए एक थ्योरम है हमारे पास, और थ्योरम क्या कह रही है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, कि अगर किसी बाह्य बिंदु से खींची जाएं स्पर्श रेखाएं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो कर देते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को। आसान सी थ्योरम और बार बार प्रयोग होगी है, क्योंकि इसके बहुत सारे रिजल्ट बनेंगे। स्टेटमेंट हो गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, किसी बाह्य बिंदु से जो किसी सर्किल पर खींची जाती है, आर इक्वल, तो वो लंबाई उनकी बराबर होगी, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा। अब मान लिया ये सी ओ आर कोई सर्किल है और पी क्यू और पी आर आर टेंजेंट फ्रॉम पी टू सी ओ आर, पी से सी ओ आर पे पी क्यू और पी आर क्या है, टेंजेंट है। प्रूव करना है हमने पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू को पी आर के बराबर प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल। इसमें हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन कौन सा, ओ पी क्यू और ओ पी आर। क्या क्या बात होगी इसमें भाई, ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट दोनों बराबर हो गए, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्यों, ये क्या होगी, कॉमन हो गई। तीसरी बात, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, राइट एंगल है, तो आर एच एस लग जाएगा, आर एच एस लग जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया। तो इस रिजल्ट को, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले रिजल्ट को हम बार बार कई जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ओ पी आर, उसी बात को जो अभी मैं बोल रहा था उसी को लिख दिया। ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गई, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर रेडियस हो गई, और एंगल ओ क्यू पी ओ आर पी दोनों 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, इसलिए ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी आर, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर के बराबर हो गया बाई सी पी सी टी। यही हमने प्रूव करना था। अब आ गई हमारे पास ये एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसे अभी हमने किया था, कि ये टेंजेंट की लेंथ है 24 और पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 25, तो इसकी रेडियस निकालनी है सर्किल की। तो चित्र बन गया, क्यू ए हो गई 24, क्यू से बिंदु ए की दूरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ओ क्यू बिंदु से पॉइंट से उसके सेंटर की दूरी ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, और रेडियस ओ ए, ये हमें फाइंड करनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24, दैट इज 49। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू 7। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका जो दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन ए में ही आर इक्वल टू 7 दे रखा है, दूसरे विकल्प अलग हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसी तरह से इसमें सेकंड में इन फिगर 10.1, in figure 10.11 TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 डिग्री, then angle PTQ is equal to, तो POQ अगर 110 है, ये चित्र हो गया, तो PTQ की वैल्यू निकालिए। अगर POQ 110 है तो ऐसे सवाल बच्चे मौखिक कर दिया करते हैं। मैंने लिख दिया है कि भाई ये OPT में 90 हो गया, ये इस चित्र को हम देख रहे हैं, तो OPT क्या हो गया 90, OQT भी 90 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो POQ 110 दे रखा है। अब ये OPTQ, ये ट्रायंगल दिख रहा है या क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 साइड होगी, 1 2 3 4 साइड होगी, 4 ही एंगल हो गए। तो इसके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। चारों एंगल को हमने जोड़ दिया, जोड़ करके 3 10 8 के बराबर रख दिया। अब 3 एंगल हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, एक 90 का, एक 90 का और एक 110
10 का 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360, दैट इज 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360। तो पी टी क्यू कितना आ गया, 360 में से 290 कट गए 70। और जब बच्चे मौखिक इसका आंसर मारते हैं तो बहुत जल्दी मार देते हैं, भाई ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180 हो गया, बाकी इसका और इसका सम भी क्या होगा, 180 ही रह जाएगा, क्योंकि 180 तो खत्म हो गया 360 में से, 180 रह गया, तो 180 में से 110 गए, कितने बच गए, 70 डिग्री। तो बहुत जल्दी से बच्चे ऑप्शन इसका ऑप्शन बी लगा देते हैं जब ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तीसरा क्या कह रहा है कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। समझ लीजिए क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि अगर पी ए और पी बी दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, और ये एंगल 80 डिग्री का है, तो हमें पी ओ ए ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो वैसे अगर हम समझ लें तो ये और ये ट्रायंगल अभी हमने क्या किए थे प्रूव, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो ये हिस्सा इसके बराबर हो गया, यानी ये 80 का तो हिस्सा कितने का रहेगा, 40 का, और ये कितने का है, 90 का। तो 40 और 90 कितने हो गए, 130, और 130 में 130 पूरा ट्रायंगल का सम होता है कितना, 180, 180 में से 130 घट गया, कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये बात तो हो गई ऑप्शन निकालने की, बिल्कुल आसान थी तरीका। लेकिन इसी बात को हम लिखेंगे कैसे, जब हमने प्रूव करना हो तो हम ऐसे करेंगे, ए पी बी 80 है, हमने ओ पी को मिला दिया, ओ से पी को मिला दिया, ओ पी ए और ओ पी बी दोनों ट्रायंगल में अभी जैसा थ्योरम में लिखा था, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए बी इक्वल टू ओ बी पी, 90 डिग्री हो गया। बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी हो गया, यानी ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी बराबर ए पी बी बाई 2, यानी 80/2 यानी 40 डिग्री आ गया। अब ये 40 और ये 90 इन ट्रायंगल ओ ए पी तीनों लगा दिया, ये 90 का, ये 40 का, और एंगल पी ओ ए निकालना है, बराबर 180। तो पी ओ ए कितना आ गया, 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो आसान। इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। क्या हिंदी मीनिंग हुआ इसका, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। मान लिया हमने कि ये कोई सर्किल है और इसका ये ए बी डायामीटर है, ये डायामीटर है तो ओ से जाहिरी तौर पर पास होगा, और इस पे ए पे जो टेंजेंट है वो पी क्यू है, और बी पे जो टेंजेंट है वो आर एस है। तो गिवन में हम लिख देंगे दिया है, गिवन को क्या लिख देते हैं हिंदी में, दिया है, तो सी ओ आर ए बी इज ए डायामीटर, ए बी एक व्यास है, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट टू ए एंड बी, और पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखाएं हैं ए और बी पर। टू प्रूफ में क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है, हम लिख देंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। अब प्रूफ बिल्कुल आसान सा, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू है भाई, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसी तरह से जो ओ बी है, ओ बी भी परपेंडिकुलर टू आर एस होगी, यानी ये भी 90 होगा, ये 90 और ये भी 90, और दोनों को जोड़ दिया तो 90 90 कितना हो गया, 180। अब ये कंडीशन क्या बन गई कि भाई जब इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड का सम अगर 180 है तो ये लाइंस पैरेलल हो गई। इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया कि प्रूफ में ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, सो दैट एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ बी आर आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया दोनों का सम, विच आर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, जो दोनों क्या हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड है, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस हो गई, सिंपल। ऐसे ही पांचवा बड़ा आसान सा सवाल है, क्या कहता है फिफ्थ, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि अगर हम प्रूव दैट द परपेंडिकुलर के जो परपेंडिकुलर हो किसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, अगर हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर खींचे तो वह निश्चित रूप से उसके सेंटर से पास होगा। बिल्कुल सिंपल। मान लिया ये पी क्यू
टेंजेंट है एट ए, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू सी ओ आर, यानी पी क्यू वृत्त सी ओ आर के जो है स्पर्श रेखा है बिंदु ए पर, जहां ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, जहां ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी ओ, यानी ओ इसका सेंटर होगा कहीं, तो ये एक लाइन होगी, ये हमें प्रूव करना है, ए बी ओ इज ए लाइन। क्लियर? तो ज्वाइन कर दिया हमने ओ ए को, ओ से ए को मिला दिया, ओ से ए को मिला दिया। अब ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, क्यों है? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और ओ ए क्यू ये 90 डिग्री हमें दे रखा है, ओ ए क्यू हमें 90 डिग्री दे रखा है, और बी ए क्यू भी 90 डिग्री हो गया। तो जब दोनों एंगल सेम हैं तो इसका मतलब ये एक लाइन होगी, तभी सेम हो सकते हैं, तो इसलिए ए बी ओ इज ए लाइन। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब जरा छठा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ द सर्किल ज्ञात कीजिए। ओ ए 5 है, ए पी 4 है, तो लेट रेडियस इक्वल टू आर है, तो एंगल ओ पी ए और इंटरएंगल ओ पी ए कितने का हो गया? 90 का हो गया, पाइथागोरस लगा दी उसी तरह से। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस, या 4 का वर्ग प्लस आर स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। भाई ये हो गई हमारे पास कितनी? 5 दे रखी है ओ ए, और ए पी है 4, तो 5 का स्क्वायर बराबर ये 90 के सामने की 5 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16, दैट इज 9। 9 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। आर इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने इस एक्सरसाइज के जो है 6 सवाल किए। बाकी के सवालों को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे चैप्टर को समझोगे, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा और वृत्त सर्किल। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।